नमस्कार और स्वागत है आज की इस बातचीत में। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही अहम चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों की आकारिकी, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी का हिस्सा है और देखिए, हमारा मकसद है इसे आसान बनाना। हम इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं और हाँ, वो मॉडिफिकेशंस और डेफिनेशंस जो नीट जैसी परीक्षाओं के लिए खास तौर पर ज़रूरी हैं, उन पर फोकस करेंगे। और ये बात वाकई दिलचस्प है ना कि एंजियोस्पर्म्स मतलब आवृत बीजी पौधे, उनमें बाहरी बनावट मॉर्फोलॉजी में इतनी वैरायटी दिखती है, लेकिन फिर भी उन सब में कुछ बुनियादी हिस्से कॉमन होते हैं। रूट्स यानी मूल, स्टेम्स यानी तना, लीव्स पर्ण, फ्लावर्स पुष्प और फ्रूट्स फल। सही कहा। तो चलिए इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा करीब से जानते हैं, एक एक करके। शुरुआत करते हैं पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब वो हिस्से जो सीधे रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ों की, द रूट की। रूट, हाँ, पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है। हाँ, सामान्यतः जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता है। पर देखिए, इसका काम सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़ कर रखना ही नहीं है। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है मिट्टी से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, पौधे को एंकरेज मतलब जमीन में स्थिरता देना, रिजर्व्ड फूड मटेरियल का स्टोरेज करना और हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरस का सिंथेसिस करना भी। ये सब जरूरी है पौधे के सर्वाइवल के लिए। अच्छा, तो जड़ें सिर्फ पानी ही नहीं खींचती बल्कि पौधे को सहारा देना, खाना जमा करना, हार्मोन्स बनाना, ये सब काम करती हैं। अब ये जड़ें, ये कितने तरह की होती हैं? मैंने टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल, मुख्य रूप से ये दो टाइप्स हैं। टैप रूट सिस्टम आपको ज्यादातर डायकोटिलेडनस प्लांट्स में मिलेगा, जैसे मस्टर्ड, सरसों या गाजर। इसमें होता क्या है कि जो रेडिकल होता है ना, बीज का हिस्सा, वो सीधा नीचे बढ़ता है और प्राइमरी रूट बनाता है। फिर उससे साइड में पतली लैटरल रूट्स निकलती हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स। ये सब मिलकर एक मेन जड़ सिस्टम बनाते हैं। और फाइब्रस रूट सिस्टम वो कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे वीट, गेहूं या घास। इसमें प्राइमरी रूट ज्यादा लंबी नहीं होती, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, और उसकी जगह तने के बेस से ही बहुत सारी पतली धागे जैसी जड़ें निकाल आती हैं। हाँ, गुच्छे की तरह दिखती हैं। बिल्कुल, एक गुच्छे जैसी। इसीलिए इसे झकड़ा मूल तंत्र भी कहते हैं। और एक तीसरे टाइप की जड़ें भी होती हैं शायद, एडवेंचरस रूट्स। ये क्या है? हाँ, एडवेंटिशियस रूट्स। ये वो जड़ें हैं जो रेडिकल से नहीं निकलती, बल्कि पौधे के किसी और भाग से निकलती हैं, जैसे स्टेम से या पत्ती से भी। एग्जाम्पल्स हैं इसके ग्रास, मॉन्स्टेरा और वो बैनियन ट्री, बरगद की लटकती हुई जड़ें, प्रॉप रूट्स कहते हैं उन्हें। अच्छा, प्रॉप रूट्स। हाँ, और यहाँ एक नीट टिप है। एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर बैनियन ट्री की प्रॉप रूट्स या मेज की स्टिल्ट रूट्स। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ गया। अच्छा, अब अगर हम किसी जड़ के बिल्कुल टिप को देखें, रूट टिप को, तो उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, है ना? रीजन्स ऑफ द रूट टिप, वो कैसे काम करते हैं? हाँ, रूट टिप के रीजन्स काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। देखिए, सबसे आगे बिल्कुल नोक पर होता है एक थिम्बल जैसा रूट कैप, यानी मूलगोप। इसका काम है नाजुक एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करना जब जड़ मिट्टी में अंदर जाती है। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, इसके ठीक पीछे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली दीवारों वाली और डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं, और ये तेजी से डिवाइड करती हैं। यानी यहीं पर नई कोशिकाएं बनती हैं। बिल्कुल। फिर इसके थोड़ा ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र की कोशिकाएं बनी वो तेजी से लंबी होती हैं, इलोंगेट करती हैं। इससे जड़ की लंबाई बढ़ती है। और फिर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और यहीं से बहुत महीन धागे जैसे रूट हेयर्स, मूल रोम निकलते हैं। ये रूट हेयर्स ही असल में पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मेन काम इसी रीजन में होता है। ये तो बहुत सिस्टमैटिक ग्रोथ है। अच्छा, क्या जड़ें हमेशा यही सब काम करती हैं या कुछ अलग भी? आपने स्टोरेज की बात की थी शुरू में। बिल्कुल, जड़ें अपने मेन फंक्शंस के अलावा
कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए मॉडिफाई भी हो जाती हैं, जैसे फूड स्टोरेज के लिए गाजर, कैरेट और मूली, रैडिश, ये टैप रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। अच्छा। बड़े पेड़ों जैसे बरगद में सहारा देने के लिए प्रॉप रूट्स होती हैं, और कुछ दलदली इलाकों में उगने वाले पौधे हैं जैसे राइजोफोरा, उनमें जड़ें जमीन से ऊपर निकल आती हैं रेस्पिरेशन के लिए। उन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स, सांस लेने वाली जड़ें। हाँ, एक तरह से ये सब अडेप्टेशंस हैं जो पौधे को अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करते हैं। कमाल है। जड़ों के बाद अब आते हैं पौधे के दूसरे मुख्य वेजिटेटिव पार्ट पर, द स्टेम, तना। स्टेम जो है पौधे के एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है, जमीन के ऊपर बढ़ता है और बीच के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इस पर नोड्स और इंटरनोड्स का होना। नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहां से पत्तियां, लीव्स और ब्रांचेस निकलती हैं। हाँ, गांठें जैसी। हाँ, और दो नोड्स के बीच का हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। स्टेम पर बड्स, कलिकाएं भी होती हैं। ये टर्मिनल हो सकती है, मतलब सिरे पे, या एक्सिलरी, पत्ती के एक्सिल में। यंग स्टेम अक्सर हरा होता है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, पर बाद में ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। और तने का मुख्य काम क्या है? सिर्फ सीधा रखना? नहीं, सिर्फ सीधा रखना नहीं। स्टेम का मेन काम है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को फैलाना और सहारा देना। ये पानी, मिनरल्स और फोटोसिंथेट्स, मतलब फोटोसिंथेसिस से बना भोजन, इनका कंडक्शन भी करता है, जड़ों से ऊपर और पत्तियों से नीचे। इसके अलावा कुछ तने स्पेशल फंक्शंस के लिए मॉडिफाई भी होते हैं, जैसे फूड स्टोरेज के लिए आलू, अदरक, सपोर्ट के लिए जैसे बेलों में टेंड्रिल्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कांटों के रूप में, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करते हैं, जैसे घास में रनर्स। ठीक है, अब तीसरे वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं, द लीफ, पर्ण। ये तो पौधे का किचन कहा जाता है ना? फोटोसिंथेसिस यहीं होता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का मुख्य अंग है। लीफ एक लैटरल, आमतौर पर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, जो स्टेम के नोड पर लगती है। पत्ती के एक्सल में, जहां वो तने से जुड़ती है, एक एक्सिलरी बड होती है, जो आगे चलकर ब्रांच बन सकती है। लीव्स शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलती हैं और एक्रोपेटल ऑर्डर में लगी होती हैं, मतलब नई पत्तियां एपेक्स के पास और पुरानी बेस की तरफ। एक टिपिकल लीफ के कौन-कौन से हिस्से होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ अ लीफ? एक पत्ती के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पर्णाधार, पेटियोल, पर्णवृंत, और लैमिना या लीफ ब्लेड, स्तरिका या पर्णफलक। लीफ बेस वो हिस्सा है जिससे पत्ती तने से जुड़ी होती है। इसके किनारों पर 2 छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं हो सकती हैं, जिन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं। मोनोकॉट्स में लीफ बेस फैलकर तने को थोड़ा या पूरा ढक लेता है, उसे शीथ कहते हैं। कुछ लेग्यूमिनस पौधों में लीफ बेस फूला हुआ होता है, जिसे पल्विनस कहते हैं। अच्छा, पल्विनस, ये मूवमेंट में मदद करता है। हाँ, पत्ती की मूवमेंट में, जैसे कुछ पौधों में पत्तियां रात को या छूने पर बंद हो जाती हैं, उसमें इसका रोल होता है। अच्छा, और पेटियोल और लैमिना? पेटियोल वो डंठल है जो लैमिना को तने से जोड़ता है। ये लैमिना को इस तरह होल्ड करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। लंबा, पतला, फ्लेक्सिबल पेटियोल पत्ती को हवा में फ्लटर करने देता है, जिससे पत्ती की सरफेस ठंडी रहती है और उसे फ्रेश एयर मिलती है। लैमिना पत्ती का हरा फैलावा भाग है, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। बीच वाली जो मेन वेन है उसे मिडरिप कहते हैं। वेन्स पत्ती को रिजिडिटी देती हैं और पानी, मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स का काम करती हैं। लैमिना में इन वेन्स की अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं शायद। इसमें भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल। लैमिना में वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट वेनेशन कहलाती है। ये 2 मेन टाइप्स की होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। जब वेनलेट्स एक नेटवर्क या जाल बनाती हैं तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये डाइकोटिलिडनस प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पीपल की पत्ती में दिखता है। हाँ, बिल्कुल। और जब वेन्स लैमिना के अंदर एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसा कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में होता है, जैसे घास या केले की पत्ती में, तो उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये अंतर डाइकॉट और मोनोकॉट की पहचान में भी मदद करता है। अच्छा,
पत्तियों के आकार में भी तो फर्क होता है, कुछ सिंपल होती हैं, कुछ कंपाउंड, ये क्या है? सही। जब पत्ती का लैमिना पूरा हो, इंटायर हो, या उसमें इंसिजन मतलब कटाव हो, लेकिन वो मिडरिब या पेट्योल तक न पहुंचे, तो उसे सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन जब लैमिना का इंसिजन मिडरिब या पेट्योल तक पहुंच जाता है और लैमिना को कई छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिन्हें लीफलेट्स कहते हैं, पर्णक, तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? मतलब लीफलेट और लीफ में क्या अंतर है फिर? एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर ये है कि सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों के एक्सिल में बड होती है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं होती। कंपाउंड लीव्स भी दो तरह की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिनेटली मतलब? पिनेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस पर लगी होती हैं, जिसे रैचेस कहते हैं। ये रैचेस मिडरिब को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नीम की पत्ती। हाँ, नीम की पत्ती देखी है। और पामेटली कंपाउंड? पामेटली कंपाउंड लीफ में सारे लीफलेट्स पेट्योल के सिरे पर एक ही पॉइंट से अटैच्ड होते हैं, जैसे हथेली से उंगलियां निकलती हैं। उदाहरण, सिल्क कॉटन ट्री। समझ गया। तने पर पत्तियां किस पैटर्न में लगती हैं, इसे फाइलोटैक्सी कहते हैं, है ना? इसके भी टाइप्स होते होंगे? हाँ, स्टेम या ब्रांच पर लीव्स के अरेंजमेंट के पैटर्न को फिलोटैक्सी कहते हैं। ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं: ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में हर नोड पर सिर्फ एक पत्ती निकलती है और वो ऑल्टरनेट फैशन में लगी होती हैं, जैसे एक दाएं फिर एक बाएं। उदाहरण, चाइना रोज या गुड़हल, मस्टर्ड या सरसों, सनफ्लावर या सूरजमुखी। ये सबसे कॉमन टाइप है। और ऑपोजिट? ऑपोजिट फिलोटैक्सी में हर नोड पर एक पेयर ऑफ लीव्स निकलती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। उदाहरण, कैलोट्रोपिस या आक, ग्वावा या अमरूद। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी में एक ही नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां एक चक्र, एक वर्ल्ड में निकलती हैं। उदाहरण, एल्स्टोनिया। फिलोटैक्सी का पैटर्न इस तरह होता है कि पत्तियों को मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। बहुत बढ़िया। तो ये थे पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीफ। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। ये क्या होता है? देखिए, फ्लावर जो है वो शूट का मॉडिफिकेशन है। जब शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है तो इंटरनोड्स लंबे नहीं होते और एक्सिस कंडेंस हो जाती है। ये फ्लोरल मेरिस्टम फिर फ्लोरल अपेंडेजेस बनाता है। फूलों की जो अरेंजमेंट होती है ना फ्लोरल एक्सिस पर, उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। अच्छा, पुष्पक्रम। इसके भी टाइप्स होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। हाँ, मेन एक्सिस की ग्रोथ के आधार पर ये 2 मेन टाइप्स के होते हैं। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है और फ्लावर्स लेटरली लगते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल मतलब ओल्डर फ्लावर्स नीचे बेस की तरफ और यंगर फ्लावर्स ऊपर एपेक्स की तरफ होते हैं। ठीक है। और साइमोज में? साइमोज इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है, क्योंकि वो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्लावर्स इसमें बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं। बेसिपिटल मतलब ओल्डेस्ट फ्लावर ऊपर टर्मिनल पोजीशन पर होता है और यंगर फ्लावर्स नीचे की तरफ डेवलप होते हैं। ठीक है। अब आते हैं पौधे के सबसे आकर्षक भाग पर, द फ्लावर, पुष्प। बिल्कुल। फ्लावर एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। एक टिपिकल फ्लावर में एक स्टॉक, डंठल होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल का फूला हुआ ऊपरी सिरा थैलेमस या रिसेप्टिकल कहलाता है, जिस पर फ्लावर के पार्ट्स लगे होते हैं। ये पार्ट्स आमतौर पर 4 व्हर्ल्स यानी चक्रों में अरेंज्ड होते हैं। कौन कौन से 4 व्हर्ल्स? सबसे बाहर वाला व्हर्ल है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। फिर आता है कोरोला, दलपुंज। उसके अंदर एंड्रीशियम, पुमंग और सबसे अंदर गाइनोइशियम, जायांग। इनमें से कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब सहायक अंग, जबकि एंड्रीशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कुछ फूलों में, जैसे लिली में, कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं दिखते, तब उस स्ट्रक्चर को पेरियांथ कहते हैं। फूलों में नर और मादा अंग एक ही फूल में हो सकते हैं या अलग-अलग? मतलब सेक्सुअलिटी कैसी होती है? तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी।
अगर सिर्फ स्टेमन्स एंड्रोशियम का यूनिट या सिर्फ कार्पल्स गाइनोशियम का यूनिट है तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, एक लिंगी। फूलों की बनावट में सिमेट्री का भी जिक्र आता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ये क्या है? ये फ्लावर की सिमेट्री बताता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब रेडियल सिमेट्री वाला। इसे किसी भी वर्टिकल प्लेन से सेंटर से गुजरते हुए काटने पर 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। उदाहरण मस्टर्ड, दतूरा, चिली। अच्छा, मतलब किसी भी एंगल से काटो तो एक जैसा? हाँ, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब बाइलैटरल सिमेट्री वाला। इसे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से 2 सिमिलर हाफ्स में बांटा जा सकता है। उदाहरण पी, मटर, गुलमोहर, बीन, सेम, कैसिया। और अगर फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से 2 समान भागों में नहीं बांटा जा सकता तो वो एसिमेट्रिक या इरेगुलर कहलाता है। उदाहरण कैना। ये सिमेट्री अक्सर पॉलिनेटर अट्रैक्शन से जुड़ी होती है। अच्छा, और फूलों को ट्राइमरस, टेट्रामरस, पेंटामरस भी कहते हैं, ये क्या है? हाँ, ये फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स की संख्या पर बेस्ड है। अगर ये 3 या 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमरस, जैसे मोनोकॉट्स में कॉमन है। 4 या 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामरस, और 5 या 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामरस, जैसे डाइकॉट्स में कॉमन है। जिन फूलों में पेडिसिल के बेस पर एक छोटा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर ब्रैक्ट होता है वो ब्रैक्टिएट कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वे एब्रैक्टिएट। ओवरी की पोजीशन के आधार पर भी फूलों को क्लासिफाई करते हैं ना? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कई बार। हाँ, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसे थैलेमस पर बाकी फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में पोजीशन से समझते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम सबसे ऊपर होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर, और बाकी पार्ट्स उसके नीचे से निकलते हैं। ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। उदाहरण मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजॉल। मतलब ओवरी सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। हाँ, सुपीरियर। ठीक है। और पेरिगाइनस? पेरिगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम सेंटर में होता है और बाकी पार्ट्स थैलेमस के रिम पर लगभग उसी लेवल से निकलते हैं। यहाँ ओवरी को हाफ इंफीरियर कहा जाता है। हालांकि टेक्निकली वो सुपीरियर ही होती है, पर बाकी पार्ट्स के साथ रिम पर होती है। उदाहरण प्लम, रोज, पीच। अच्छा, रिम पर। हाँ, सेम लेवल पर। हाँ। और एपिगाइनस? एपिगाइनस फ्लावर में थैलेमस का मार्जिन ऊपर की तरफ ग्रो करके ओवरी को पूरी तरह घेर लेता है और उससे फ्यूज हो जाता है। बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। ऐसी ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहते हैं। उदाहरण ग्वावा यानी अमरूद, क्यूकम्बर यानी खीरा, और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स। ओवरी की पोजीशन क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये चारों वर्ल्ड्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, काइनिशियम, को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। शुरुआत कैलिक्स से करते हैं, सबसे बाहर वाले से। कैलिक्स सबसे बाहरी वर्ल है और इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को सीपल्स कहते हैं, बाह्य दल। सीपल्स आमतौर पर हरे पत्ती जैसे होते हैं और बड स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर सीपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कंडीशन गैमोसेपेलस कहलाती है, और अगर सीपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस। कैलिक्स के अंदर होता है कोरोला, जिसके यूनिट्स होते हैं पेटल्स। ये अक्सर रंगीन होते हैं ना, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कोरोला के यूनिट्स पेटल्स कहलाते हैं, दल। पेटल्स अक्सर ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। कैलिक्स की तरह कोरोला भी गैमोपेटलस यानी पेटल्स फ्यूज्ड या पॉलीपेटलस पेटल्स फ्री हो सकता है। पेटल्स का शेप और कलर अलग-अलग फूलों में बहुत वेरी करता है। ट्यूब्युलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, कई तरह के होते हैं। बर्ड स्टेज में सेपल्स या पेटल्स की अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? ये भी इंपॉर्टेंट लगता है। सही कहा। एस्टिवेशन फ्लोरल बड में उसी वर्ल्ड के दूसरे मेंबर्स के रिस्पेक्ट में सेपल्स या पेटल्स की अरेंजमेंट का मोड है। इसके मेन टाइप्स हैं। पहला, वेलवेट। इसमें सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन्स सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, जैसे कैलोट्रोपिस में। जस्ट टचिंग। हाँ। दूसरा, ट्विस्टेड। इसमें एक अपेंडेज का मार्जिन अगले वाले के मार्जिन को ओवरलैप करता है और ये एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे पंखे की पत्तियां होती हैं। उदाहरण चाइना रोज, लेडीज फिंगर, भिंडी, कॉटन, कपास।
तीसरा इम्ब्रिकेट, इसमें मार्जिन्स ओवरलैप तो करते हैं पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। कोई एक पूरा अंदर, कोई एक पूरा बाहर हो सकता है। उदाहरण केशिया, गुलमोहर। और चौथा वेक्सिलरी या पैपिलियोनेशियस, ये पी और बीन फैमिली फैबीसिया का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। सबसे बड़ा पोस्टीरियर पेटल, जिसे स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहते हैं, वो 2 लैटरल पेटल्स विंग्स को ओवरलैप करता है और विंग्स बदले में 2 सबसे छोटे एंटीरियर पेटल्स कील या करीना को ओवरलैप करती हैं, जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ये तो काफी स्पेसिफिक है पी फैमिली के लिए। अच्छा, अब आते हैं एंड्रोशियम पर, मेल पार्ट पर। एंड्रोइशियम स्टेमन से बना होता है, पुंकेसर। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हर स्टेमन में एक स्टॉक जैसा फिलामेंट होता है, पुतंतु, और ऊपर एक एंथर होता है, परागकोश। एंथर आमतौर पर बाइलोब्ड होता है और हर लोब में 2 चेम्बर्स होते हैं, जिन्हें पोलन सैक्स कहते हैं, परागधानी। इन्हीं पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स, परागकण बनते हैं। कभी-कभी स्टेमन स्टेराइल होता है, मतलब पोलन नहीं बनाता, उसे स्टैमिनोड कहते हैं। क्या स्टेमन्स दूसरे फ्लोरल पार्ट्स से या आपस में जुड़े हो सकते हैं? एडहेजन और कोहेजन? हाँ, बिल्कुल। जब स्टेमेन्स पेटल्स से जुड़े होते हैं तो कंडीशन एपीपेटलिस कहलाती है, जैसे ब्रिंजल में। जब पेरियान्स से जुड़े हों तो एपीफाइलस, जैसे लिली में। स्टेमेन्स आपस में भी यूनाइट हो सकते हैं। अगर सारे स्टेमेन्स फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस। अगर उनके फिलामेंट्स फ्यूज होकर एक बंडल बनाते हैं तो मोनोअडेल्फिस, जैसे चाइना रोज में। अगर 2 बंडल्स बनाते हैं तो डायाडेल्फिस, जैसे पी में। और अगर 2 से ज्यादा बंडल्स बनाते हैं तो पॉलीएडेल्फिस, जैसे सिट्रस में। एक ही फूल में फिलामेंट्स की लेंथ भी अलग-अलग हो सकती है, जैसे साल्विया और मस्टर्ड में। काफी वेरिएशंस हैं इसमें भी। अब सबसे अंदरूनी वर्ल, गाइनोशियम की बात करते हैं, फीमेल पार्ट। गाइनीशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो एक या ज्यादा कार्पल्स से बना होता है। अंडप। कार्पल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका और ओवरी अंडाशय। स्टिग्मा आमतौर पर स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस का काम करता है। स्टाइल एक लंबी ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। ओवरी फूला हुआ बेसल पार्ट है जिसमें एक या ज्यादा ओव्यूल्स, बीजांड होते हैं। ये ओव्यूल्स एक फ्लैटेंड कुशन लाइक टिश्यू प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। अगर एक से ज्यादा कापल्स हों तो वो जुड़े हो सकते हैं या अलग? हाँ, अगर फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और वो फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो कंडीशन एपोकार्पस कहलाती है, जैसे लोटस रोज में। अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कंडीशन सिनकार्पस कहलाती है, जैसे मस्टर्ड टोमेटो में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स सीड्स में डेवलप होते हैं और ओवरी फ्रूट में। आपने प्लेसेंटा का जिक्र किया। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी लगता है क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ, प्लासेंटेशन यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। इसके कई टाइप्स हैं। पहला मार्जिनल, ये मटर, पी जैसे लेग्यूम्स में होता है। प्लासेंटा ओवरी के वेंट्रल सूचक के साथ एक रिज बनाता है और ओव्यूल्स उस रिज पर 2 रोज में लगे होते हैं, जैसे मटर की फली में दाने लगे होते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक्साइल, इसमें प्लासेंटा एक्सियल होता है और ओव्यूल्स उससे मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मतलब जिसमें कई चेम्बर्स हों, उसमें जुड़े होते हैं। उदाहरण चाइना रोज, टमेटो, लेमन, नींबू। तीसरा पेराइटल, इसमें ओव्यूल्स ओवरी की इनर वॉल पे या पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप होते हैं। ओवरी होती तो 1 चेम्बर्ड है, पर कभी-कभी एक फॉल्स सेप्टम बनने से 2 चेम्बर्ड लगने लगती है। उदाहरण मस्टर्ड आर्जिमोन। अच्छा, पेराइटल में फॉल्स सेप्टम बन सकता है। हाँ, पॉसिबल है। चौथा फ्री सेंट्रल, इसमें ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पर लगे होते हैं और सेप्टा मतलब पार्टीशंस एब्सेंट होते हैं। उदाहरण डियांथस, प्रिमरोज। और 5वां बाजल, इसमें प्लेसेंटा ओवरी के बेस पर डेवलप होता है और उससे आमतौर पर एक सिंगल ओव्यूल जुड़ा होता है। उदाहरण सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा। ये प्लेसेंटेशन टाइप्स याद रखना जरूरी होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाती है। फ्रूट के बारे में बताइए।
फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टेक्निकली ये एक मैच्योर या राइपेंड ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, अनिषेक जनित फल, जैसे केला। फ्रूट में आमतौर पर एक फ्रूट वॉल या पेरिकाप, फल भित्ति और सीड्स होते हैं। पेरिकाप ड्राई भी हो सकता है जैसे मटर की फली, या फ्लैशी हो सकता है जैसे आम, अमरूद। फ्लैशी पेरिकाप में लेयर्स होती हैं, एपिकाप, मीजोकाप, एंडोकाप। आज जब पेरिकाप फ्लैशी होता है तो वो आमतौर पर 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। बाहरी लेयर एपिकाप जो छिलका बनाती है, बीच की फ्लैशी लेयर मेसोकाप जो अक्सर खाने वाला हिस्सा होता है, और अंदरूनी हार्ड या मेम्ब्रेनस लेयर एंडोकाप। मैंगो, आम और कोकोनट, नारियल में फ्रूट टाइप को ड्रूप कहते हैं, अष्ठिल फल। ये मोनोकापिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और आमतौर पर 1 सीडेड होते हैं। मैंगो और कोकोनट दोनों ड्रूप हैं, पर दिखते तो अलग हैं। इनमें क्या फर्क है फिर? हाँ, है दोनों ड्रूप। मैंगो में पेरिकाप वेल डिफरेंशिएटेड है, पतला छिलका एपिकाप, गूदेदार खाने योग्य हिस्सा मीजोकाप, और पथरीला कठोर गुठली एंडोकाप जिसके अंदर बीज होता है। कोकोनट भी एक ड्रूप है, लेकिन उसका मीजोकाप फ्लैशी न होकर फाइब्रस होता है, रेशेदार, जिससे कॉयर बनता है। हम जो पानी पीते हैं और सफेद गिरी खाते हैं वो एंडोस्पर्म है, और वो जो सख्त खोल होता है वो एंडोकाप है। दिलचस्प। अब फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसकी बात करते हैं, बीज की। सीड फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बनता है। सीड में मेन रूप से 2 हिस्से होते हैं, सीड कोट या बीजावरण और एम्ब्रियो या भ्रूण। एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 1 या 2 कोटिलिडन्स होते हैं, बीजपत्र। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक सिरे पर रेडिकल होता है, मूलांकुर, जो फ्यूचर रूट बनाता है, और दूसरे सिरे पर प्ल्यूम्यूल होता है, प्रांकुर, जो फ्यूचर शूट बनाता है। डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स में क्या अंतर होता है, जैसे चना और मक्का में? डाइकोटिलिडनस सीड जैसे चना, मटर, सेम, इसमें एम्ब्रियो के साथ 2 कोटिलिडन्स होते हैं। सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, बाहरी मोटी टेस्टा और अंदरूनी पतली टेगमेन। सीड कोट पर एक निशान हाइलम होता है जहां सीड फ्रूट से जुड़ा था। हाइलम के पास एक छोटा पोर माइक्रोपाइल होता है। कोटिलिडन्स अक्सर फ्लैशी होते हैं क्योंकि उनमें फूड रिजर्व होता है। क्या सभी डाइकॉट सीड्स में फूड कोटिलिडन्स में ही स्टोर होता है? एंडोस्पर्म का क्या होता है? वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है ना? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। कुछ डाइकॉट सीड्स में जैसे कैस्टर, अरंडी में डबल फर्टिलाइजेशन से बना एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में भी मौजूद रहता है और फूड स्टोरेज का काम करता है। ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। लेकिन ज्यादातर डाइकॉट्स जैसे बीन, ग्राम, चना, पी, मटर में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है और फूड कोटिलिडन्स में स्टोर होता है। ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। अच्छा, तो कैस्टर एंडोस्पर्मिक है, पर चना मटर नॉन एंडोस्पर्मिक। बिल्कुल। और ये रहा दूसरा नीट टिप। याद रखें, पी और ग्राम डाइकॉट्स हैं और उनके सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी। ठीक है, नोट कर लिया। अब मोनोकोटिलिडनस सीड के बारे में बताइए, जैसे मेज, मक्का। मोनोकोटिलिडोनस सीड्स आमतौर पर एंडोस्पर्मिक होते हैं, ऑर्किड्स एक्सेप्शन है। सीरियल्स जैसे मेज में सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट वॉल से फ्यूज रहता है। इसमें बल्क ऑफ द सीड एंडोस्पर्म होता है जो फूड स्टोर करता है। एंडोस्पर्म की बाहरी कवरिंग एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो छोटा होता है और एंडोस्पर्म के एक साइड में ग्रूव में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर एंड पर प्लूम्यूल होता है जो एक प्रोटेक्टिव शीथ कोलियोप्टाइल से ढका होता है, प्रांकुरचोल, और लोअर एंड पर रेडिकल होता है जो एक शीथ कोलियोराइजा से ढका होता है, मूलांकुर चोल। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिव शीट्स हैं। जी। ये संरचनाएं काफी डिटेल्ड हैं। अच्छा, पौधों को डिस्क्राइब करने के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका भी होता है? कोई साइंटिफिक लैंग्वेज? सेमी टेक्निकल अप्रोच यूज किया जाता है। इसमें पहले प्लांट की हैबिट,
मतलब वो कैसा दिखता है, कहाँ उगता है। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम, लीव्स, और फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट्स को एक सेट सीक्वेंस में साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्रिप्शन के बाद फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम, ये क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला एक तरह का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इसमें सिंबल्स का यूज करके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, उनकी संख्या, उनका आपस में जुड़ाव, कोहीजन, या दूसरे वर्ल्ड से जुड़ाव, एडहीजन, सिमेट्री, और ओवरी की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, A फॉर एंड्रोइशियम, G फॉर गाइनोइशियम। फिर ओपेक एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, परसेंट जाइगोमॉर्फिक के लिए, फ्यूजन दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, एडहीजन के लिए ऊपर लाइन बनाते हैं, वगैरह। अच्छा, सिंबल से पूरी कहानी। और फ्लोरल डायग्राम? फ्लोरल डायग्राम फ्लावर का एक तरह से टॉप व्यू या क्रॉस सेक्शन जैसा होता है। ये मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन, उनकी अरेंजमेंट और एक दूसरे से उनका रिलेशन दिखाता है। ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में बहुत मदद करते हैं। एनसीईआरटी में मस्टर्ड प्लांट, फैमिली ब्रासिकेसिए और सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनके साथ। बेहतरीन। तो ये था पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक काफी विस्तृत दौरा। चलिए, जो मुख्य बातें हमने डिस्कस की उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की वेजिटेटिव पार्ट से, रूट के टाइप्स देखें, टैप, फिब्रस, एडवेंटिशियस, और रूट टिप के रीजन समझें। स्टेम के फीचर्स जैसे नोड्स, इंटरनोड्स और उसके कार्य जाने। हाँ, और लीफ के पार्ट्स, विनेशन, रेटिकुलेट और पैरेलल, टाइप्स, सिंपल और कंपाउंड, और फिलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड, इनको समझा। जड़ों और तनों के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस भी देखे, जैसे स्टोरेज या सपोर्ट के लिए। फिर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर आए। इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स, रेसिमोस और साइमोस, फ्लावर के 4 वॉल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, उसकी सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और ओवरी की पोजीशन हाइपोजाइनस, पेरोजाइनस, एपिजाइनस, जो सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी बताती है। एस्टिवेशन के प्रकार, वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, और प्लेसेंटेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। हाँ, और आखिर में हमने फ्रूट को समझा। ड्रूप का एग्जाम्पल लेके मैंगो, कोकोनट, और सीड की संरचना देखी, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स के बीच अंतर, और एंडोस्पर्मिक वर्सेस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को समझा। ये सारे फीचर्स पौधों को पहचानने और उनके आपसी संबंध समझने में मदद करते हैं। पौधों की ये बाहरी संरचना, मोफोलॉजी, सिर्फ उनकी पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी फंक्शनिंग और एनवायरनमेंट के साथ उनका जो इंटरैक्शन है, उसे समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं लिसनर्स के लिए। ये जो हमने इतने सारे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस देखे पौधों में, चाहे वो जड़ों के मॉडिफिकेशंस हों, पत्तियों की अलग अलग अरेंजमेंट हो, या प्लेसेंटेशन के इतने तरीके हों, ये सब पौधे की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और अलग अलग वातावरण में उसकी एवोल्यूशनरी सक्सेस से कैसे जुड़े हैं। मतलब इन संरचनाओं के पीछे का फंक्शनल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर अगर सोचेंगे तो इस विषय की समझ और गहरी होगी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए फायदेमंद रही होगी और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कॉन्सेप्ट्स अब आपको ज्यादा क्लियर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।